नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी बचपन और बुनियाद। आज का संडे के लिए मैं आपको कहूँगी कि मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ क्योंकि हाल ही में जो इंसिडेंट अहमदाबाद की एक स्कूल में बच्चे के साथ हुआ है वो काफ़ी दिल दहलाने वाली बात है। और जब ये इंसिडेंट हमारे सामने आया तो हमें लगा कि आई थिंक इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेंटल हेल्थ जहाँ हम इतनी बात करते हैं, इस पे इतनी चर्चा करते हैं, पर अभी भी कहीं ना कहीं ये जो चर्चाएं हैं वो शायद बहुत पॉजिटिवली जो डिफरेंस लाना चाहिए सोसाइटी में वो नहीं ला पा रही हैं। हाँ, हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है और इसीलिए शायद 2-3 हाथों को अगर जोड़कर काम किया जाएगा तो नहीं हो पाएगा। ये बातें हर घर में होनी चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप अभिभावक को समझ नहीं आता है, तो आसपास बहुत सारी मदद है अवेलेबल, एक्सपर्ट्स हैं, स्कूल्स में काउंसलर्स हैं, लेकिन इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ आंकड़े आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, परसेंटेज वाइज नहीं बट इंसिडेंसेस जो भी फिलहाल हाल ही में 1 महीने में हुए हैं। उत्तराखंड में एक बच्चे ने अपने टीचर को रिवॉल्वर से मार दिया। अहमदाबाद का इंसिडेंट तो आप सभी जानते हैं। हरियाणा में एक बच्चे ने 2 बच्चों ने अपने प्रिंसिपल को मारा और दिल्ली में एक 12 साल की बच्ची ने एक झगड़े के ऊपर फाइट हुई और उसने सुसाइड कमिट कर लिया। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं या आज से कुछ वर्ष पहले नहीं हो रही थी और अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इसके आंकड़े? तो ये सही में चिंताजनक है। या फिर शायद हम ये सोच रहे हैं कि क्योंकि मेरे घर का बच्चा सेफ है तो इस पे बात करने की क्या ज़रूरत है। जब मेरे घर में ये चीज़ होगी या किसी के साथ होगी तो मैं जागूंगा नींद से या जागूंगी और फिर सोचते हैं इस पे क्या बात कर सकते हैं। आई थिंक ये नहीं सही है क्योंकि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं सिर्फ एक परिवार का ही नहीं बल्कि एक स्कूल का, एक कम्युनिटी का, जिस कोचिंग क्लास में जाते हैं वहाँ का, जिस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जाते हैं वहाँ का हिस्सा है। और इसीलिए बच्चों के साथ, परिवार में इन सभी चीज़ों पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज जुड़ते हैं 2 ऐसे मेहमानों से जो अपने दिनचर्या में रोज़ाना बच्चों के साथ काम करते हैं, अलग अलग लेवल पर करते हैं, बट ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं हर एक बच्चे की ज़िंदगी में। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे फर्स्ट गेस्ट डॉक्टर रचना बंगावकर मैम का। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम जो हैं ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़ डिपार्टमेंट, हम सभी जानते हैं इसके एचओडी हैं और मैम एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। और HDFS यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़ डिपार्टमेंट की ही अपनी लेबोरेटरी स्कूल है जो 75 इयर्स पुरानी है और बच्चों के साथ काम करती हैं। इसके मैम सुपरिटेंडेंट भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अपना समय देने के लिए। और मैम के साथ जो मेरे दूसरे गेस्ट और एक्सपर्ट आज जुड़ रहे हैं वो हैं मिस निशिता बख्शी। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम जो हैं ये नवरचना इंटरनेशनल स्कूल में स्कूल काउंसलर के रूप में वहाँ पर काम कर रही हैं और पिछले 10 वर्षों से बच्चों के साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाल ही में जैसे मैंने कहा कि ये इंसिडेंट बहुत ही दिल दहलाने वाला था और आई एम श्योर आप लोग अपने अपने लेवल पर इस पे काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम सभी मिलकर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है और वो चूक कहाँ हो रही है और इसको कैसे हम इसको पूर्ण करें, आई थिंक उस पर हमें बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निशिता मैम, सबसे पहले मैं आपसे जुड़ना चाहूँगी, एज अ साइकोलॉजिस्ट आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या सोचती हैं, अगर मेरी ऑडियंस को बताएं। आरती जी, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। हमें समझना पड़ेगा कि अब हम अपने बच्चों को बुक्स के थ्रू सारी एजुकेशन नहीं दे सकते। स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। शुरू करना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल से। हमारे कल्चर की एक लिमिटेशन है जहाँ पे हम रिस्पेक्ट के नाम पे बच्चों को चुप करा दिया करते हैं। हम बोला करते हैं कि बड़ों से ऐसे बात मत करो, छोटों से ऐसे बात मत करो, पेरेंट्स से ऐसे बात मत करो, सिबलिंग से ऐसे बात मत करो। एंड उस चक्कर में बच्चों का जो कम्युनिकेशन है वो ठप हो जाता है। उन्हें नहीं समझ आता कि जब वो कुछ फील करते हैं तो वो उसको किस तरह से बताए। करेक्ट। एंड दूसरी चीज जो हमें समझ आई है वो है हमारे कुछ कल्चर का एक ये दूसरा मुझे जो समझ आता है वो ये है कि हम अपने बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स नहीं सिखाते। झगड़ा हुआ तो उसे सुलझाना कैसे है। कभी देखेंगे कि बच्चे रूठ के बैठ जाते हैं क्योंकि शायद उनके घर में कोई अडल्ट वैसे बिहेव कर रहा है,
कभी वो खुद को आइसोलेट कर देते हैं क्योंकि शायद वो ये चीज़ कहीं देख रहे हैं। तो हमें बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि अगर आपकी किसी से नहीं बन रही है या किसी से आपका कोई भेदभाव चल रहा है, तो आप उसे बस इग्नोर मत करिए। उस इंसान के साथ बैठ के, उस इंसान के साथ उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करिए। एंड अगर वो चीज़ आप सॉल्व नहीं कर पा रहे अपने लेवल पे, तो किसी मीडिएटर को बीच में लाइए। राइट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वुड बी टू टीच देम कैसे इमोशंस को रेगुलेट करें। जैसे एक फैन में रेगुलेटर होता है जो फैन की स्पीड को कम या ज्यादा करता है, वैसे ही हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि उनके इमोशंस का रेगुलेटर उनमें है। Right. तो हमें उन्हें समझाना पड़ेगा, नॉट वंस बट एवरी डे रिमाइंड करना पड़ेगा कि उनके इमोशंस उनके हाथ में, उनके इमोशंस की इंटेंसिटी उनके हाथ में। तो अगर वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं, विच इज नॉट रॉन्ग, गुस्सा आता है, इट्स अ ह्यूमन इमोशन, बट उस गुस्से को काबू कैसे करें, जो वो बिल्कुल कर सकते हैं। वो बिल्कुल उस लायक हैं कि वो अपने गुस्से पे या अपने किसी भी इमोशन पे वर्क कर सकते हैं। राइट। आई थिंक आपने बहुत सही कहा कि इमोशन का जो रेगुलेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब बात किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने की आती है, तो कई बार मैंने देखा है कि हम माँ बाप जो हैं वो बच्चों को हैंडीकैप कर देते हैं, क्योंकि घूम फिर कर हम बच्चे को कहते हैं कि अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ तो मुझे आके बताना, और बच्चा जो है वो दौड़ के माँ या बाप जो भी अवेलेबल है उनके पास जाता है और वो लोग उसके अंदर कूदते हैं और अडल्ट्स उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद बचपन से हम वो एक लिबर्टी, जो स्पेस है खुद का डिसीजन खुद लेना, वो कहीं दे नहीं रहे हैं, और शायद वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है इस साइकोलॉजी को, ऐसा मुझे लगता है मैम। जुड़ेंगे रचना मैम आपसे, और मैं जानना चाहूंगी कि जब हम परवरिश की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, तो हमें पता है कि बच्चे को एक अच्छा माहौल जो है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक अच्छे माहौल में ढालना बहुत ज़रूरी है। आपके हिसाब से अच्छी परवरिश के क्या मायने हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैम? देखिए, ये जो इंसिडेंट आपने कहा अहमदाबाद में हुआ, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, और जैसे मैम ने भी कहा कि वेकअप कॉल है। इसके बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहले तो ये कि एज अ सोसाइटी हमने ये नौबत कैसे आने दी। राइट। और जैसे आपने कहा कि परवरिश बहुत इम्पॉर्टेंट है उसमें, पर वो सिर्फ परवरिश भी किसी कॉन्टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड करती है, किसी चीज़ को इन रिस्पॉन्स ऑफ समथिंग। तो समाज जैसा होगा, स्कूल का माहौल जैसा होगा, घर का माहौल जैसा होगा, उस बेसिस पे आपको उस तरह की पेरेंटिंग भी बदलनी पड़ेगी, और वो हो रहा है, हम देख रहे हैं। जहाँ तक परवरिश का सवाल है, आई थिंक हर पेरेंट को पता है कि मैं, या वो चाहती है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी परवरिश दूँ, पर हालात कभी ऐसे होते हैं कि वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते हैं। राइट। आज हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि ये जो इश्यू हुआ है वो बच्चों का इश्यू नहीं है, इट इज़ एन एडोलेसेंट इश्यू। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया में जुवेनाइल क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं। आप 2017 से 25 तक का डेटा देखेंगे, बहुत ही सिस्टमैटिक इंक्रीज है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई अनमेट नीड है, भले उसकी नींव बचपन में हो, जैसे आपने कहा कि परवरिश, पर वो सिर्फ एकलौता पहलू नहीं है। राइट। बहुत सारी उनकी इमोशनल नीड्स, हो सकता है सेक्सुअल नीड्स, क्योंकि अगर आप जुवेनाइल टाइप ऑफ उनकी जो क्राइम्स हैं वो देखेंगे, दे आर नॉट ऑफ द सेम टाइप। तो हमें जो दिख रहा है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि गुस्सा आ गया और बच्चे ने कुछ किया, लेकिन उस गुस्से के पीछे शायद सालों से कुछ दबा हुआ है, जो अब जबकि बच्चा थोड़ा फिजिकली एडोलेसेंट बन गया है, कॉग्निटिवली बहुत कुछ सोचने लगा है, Right. प्लान करने लगा है, उसके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो वो इस तरह से प्लानिंग करके गुस्से को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रहा है। तो एज अ सोसाइटी इसको एक, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे उसके पहलू हैं इस इंसिडेंट के, उसको एक पॉलिटिकल या कम्युनल या अस वर्सेस देम, स्कूल वर्सेस पेरेंट्स का इश्यू ना बना के एक बेसिक सेंसिटिविटी का इश्यू है कि ये हमने कैसे होने दिया। भले आप स्कूल हो, पेरेंट हो, फैमिली हो, कम्युनिटी हो, लीगल सिस्टम हो,
हाउ डिड वी लेट दिस हैपन, तो जी। इसके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। और परवरिश आइसोलेशन में नहीं होती है, वो इन सारी चीज़ों के रिस्पॉन्स में होती है। तो ये अगर हम ध्यान रखेंगे और इसके बारे में इसको सेंट्रल रख के सब साथ मिलके, जैसे आपने कहा कि कुछ करना पड़ेगा, तभी इसका कोई सॉल्यूशन आएगा। आई थिंक बहुत सही कहा आपने कि सिर्फ परवरिश एक कारण नहीं हो सकता है, उसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं, लेकिन उस पर विचार करने के लिए सबको बैठना पड़ेगा। और अभिभावक बोलूं या फिर एजुकेशन सिस्टम बोलूं या शिक्षक बोलूं, सभी को समय निकालना पड़ेगा। जो एक भाग दौड़ में हम चल रहे हैं, जिस तरह की सुबह से लेके रात तक एक रूटीन जो हमारा फिक्स्ड हो गया है ना, उसमें हमारे पास शायद बच्चों के लिए समय नहीं है। हाँ, हम उनकी बेसिक नीड्स पूरी करते हैं, उनको स्कूल ड्रॉप करना, ट्यूशन ड्रॉप करना, खाना खिलाना, सुलाना, आई थिंक वो सारी चीज़ें हो रही हैं। बट उसकी जो इमोशनल नीड है, आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं वो एक बातचीत से आती हैं, और वो किसी भी पेरेंट के लिए एक आई ओपनर है जब बच्चा बात नहीं करता है। ऐसा भी होता है कई बार कि पेरेंट्स कई बार बहुत प्रयत्न भी करते हैं पर बच्चे नहीं खुलते हैं, तो शायद उसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है। तो इस पे बैठकर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निशिता मैम, आपसे जुड़ेंगे और जानना चाहूँगी कि अब जैसे मैम ने कहा कि जुवेनाइल केसेस जो बढ़ रहे हैं और उसमें धीरे धीरे बढ़ाव जो है वो होता ही जा रहा है उसका, तो ये जो केसेस हैं, क्योंकि आजकल आप देखें तो मैंने जैसे पहले बताया कि सुसाइड, बॉडी शेमिंग के वजह से सुसाइड, एक्सट्रीम बुलिंग के वजह से सुसाइड या मर्डर, जो अभी हाल ही में हुआ वो भी शायद कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बच्चे को बुली किया जा रहा था, उसके वजह से 2-3 साल से कंटिन्यूस हो रहा था, उसका नतीजा ये आया। तो ये सब चीज़ें जो अब हमारे टीनेजर्स या एडोलेसेंट्स फेस कर रहे हैं, इसके पीछे के कारण आपको क्या दिखते हैं, अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे पीढ़ियाँ आगे बढ़ रही हैं, इमोशनल प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है? परफॉर्मेंस प्रेशर हो गया या कंपटीशन इन द मार्केट हो गया, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। पर क्या घट रहा है? उनकी कोपिंग स्किल्स। बच्चों को प्रेशर तो मिल रहा है पर उसे डील कैसे करें, उसकी ट्रेनिंग नहीं मिल रही। प्लस हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो डिजिटल ओवरलोड है बच्चों के ऊपर। देखिए, बहुत सारी मूवीज़ हैं जो वायलेंस को प्रमोट करती हैं, बहुत सारी गेम्स हैं जो वायलेंस को प्रमोट करती हैं, और हमारे बच्चे उन सारे कंटेंट से एक्सपोज्ड हैं। वो सारा कंटेंट उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है और वो बच्चे उनको अब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें कि हमारे जो बच्चे हैं उनका प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, कोपिंग स्किल्स उनके पास है नहीं। दूसरी एक चीज़ जो मुझे लगता है एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस, वो ये है कि हम मेंटल हेल्थ डायलॉग लाना ही नहीं चाहते सोसाइटी में। वी वॉन्ट टू साइलेंस एवरी टॉक। हम हर उस चीज़ को चुप करा देते हैं जिसमें मेंटल हेल्थ का जिक्र होता है। पेरेंट्स को अगर बच्चा बताता है मुझे घबराहट हो रही है, तो पेरेंट्स बोलते हैं घबराहट कुछ नहीं होती है, तुमने प्रिपेयर नहीं किया है। बच्चा बोल रहा है मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो हम उसे बोल देते हैं नहीं, कोई डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं होती। पर अगर यही बच्चा फिजिकल हेल्थ की कोई कंप्लेन करता है तो उसे बिल्कुल तुरंत हेल्प मिलती है। करेक्ट। सो आई फील कि हम बच्चों को मेंटल हेल्थ पे बात ही नहीं करने दे रहे हैं और हम उन्हें वो सारा कंटेंट दे रहे हैं जिससे उनकी एंजाइटी भी बढ़ रही है, उनके अंदर अग्रेशन भी बढ़ रहा है, उनका इमोशनल इम्बैलेंस भी क्रिएट हो रहा है। सो आई फील कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उनके सेल्फ एस्टीम पे इम्पैक्ट करती हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आई फील कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, जो सपोर्ट सिस्टम बच्चों के पास था, सो यूजुअली हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे जहाँ पे देयर वाज सो मच सपोर्ट अवेलेबल फॉर द चाइल्ड कि अगर मम्मी पापा नहीं है तो दादा दादी थे, चाचा चाची थे। अब मम्मी पापा भी आज की डेट में दोनों बिजी हैं, दोनों कुछ ना कुछ काम में बिजी हैं। सो बच्चे के पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। वो सपोर्ट सिस्टम के बिना बच्चा और अकेला महसूस करने लगा है, वो और घुटने लगा है। और इन सब प्रॉब्लम से, जैसे आपने कहा बुलिंग विच इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेसेस में भी, पर बच्चा डील ही नहीं कर पाता, किसी से बात ही नहीं कर पाता। सो आई फील ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसके वजह से ये सारी चीज़ें बस बढ़ती ही जा रही हैं। नो सपोर्ट सिस्टम, नो कंट्रोल ऑन व्हाट दे आर, वो क्या चीज़ देख रहे हैं इंटरनेट पे, क्या कंटेंट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली उन्हें चुप करा दिया जाता है मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कोई भी टॉपिक को डिस्कस करें।
आई थिंक बहुत सही आपने कहा कि फिजिकल जब भी तकलीफें होती हैं तो उसे तुरंत एड्रेस किया जाता है, पर मेंटल हेल्थ इश्यूज को कभी उस पर चर्चा ही नहीं की जाती है। बट वही है ना कि कहीं ना कहीं हमें आज भी हम उसी सोच को लेके जी रहे हैं कि अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में किसी को बताएंगे तो लोग हमें क्या सोचेंगे हमारे बारे में, मतलब जज किया जाता है, ओ तुम्हारी दिमागी हालत कहीं सही नहीं है इसीलिए इस पे बात हो रही है। या मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि जब बच्चे स्कूल्स में किसी साइकोलॉजिस्ट को मिलते हैं या काउंसलर को मिलते हैं तो तब भी वो बच्चा बहुत डरता है, घबराता है और शायद छुप छुप के उस कमरे में जाता है, क्योंकि कहीं अगर उसके किसी फ्रेंड ने या पीयर ग्रुप में देख लिया तो उसको रिलेटेड उस टॉपिक को लेकर भी उस बच्चे को छेड़ा जाएगा, परेशान किया जाएगा और उसे ये एहसास दिलाया जाएगा कि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो आई थिंक ये आपने बहुत सही पॉइंट कहा कि ये सब बातें अगर हम साइड में रखें, क्योंकि बात वही हो गई कि आज ये इंसिडेंट्स हुआ तो इतने सारे पेरेंट्स जागरूक हो गए और जैसे रचना मैम ने कहा कि कहीं ना कहीं उसको हमने रिलीजन का नाम दे दिया है कि इस रिलीजन ने इस रिलीजन के अगेंस्ट किया। वो बहुत गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से दिखा रहे हैं तो हमारे बाकी के बच्चे भी देख रहे हैं और कल उठ के अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्से की वजह नहीं ढूंढ रहा हूं, पर मुझे पता है कि ये रिलीजन वाला केस है इसलिए इसीलिए हो रहा है, तो मुझे भी ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए। तो वो जो एक परवरिश मैं इसीलिए कह रही थी कि घर का वातावरण और बातचीत जब पेरेंट्स घर में करते हैं तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम किसी के साथ किस तरह से बात कर रहे हैं, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ हम कौन से रिलीजन के हैं, कौन सी कास्ट के हैं। कहीं ना कहीं जो एक हमारा एक पहला जो हमारा एक भारत में रहने का जो हम कहते हैं इंडियंस का एक जो एक हमारा ट्रेडिशन है कि एक प्यार से, प्यार की बोली से बात करना, वेलकम करना, कोई भी जात का हो, प्रांत का हो, उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। रचना मैम, मैं आपसे जुड़ना चाहूँगी। आप फाउंडेशन ईयर्स के साथ काम करती हैं और ये बच्चे बहुत ही छोटे हैं और उन बच्चों के साथ ट्रेडिशंस, कल्चर, फेस्टिविटी, सेलिब्रेशंस, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोग भी उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और बच्चे को समझाते हैं उसको देखने का नज़रिया, क्योंकि जब वो एक फैमिली में से आता है तो एक सिंगल नज़रिए से आता है, लेकिन आप उसको दिखाते हैं कि नहीं बेटा इसको इस तरह से ऐसे देखा जाइए। आपके हिसाब से जिस तरह से मैम ने कहा कि मेंटल हेल्थ, आई एम श्योर आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं आजकल वो बच्चों के साथ भी दिक्कतें बहुत हो रही हैं और ऐसे परिवार जहां उनको पता ही नहीं है कि ज़्यादा टीवी दिखाना या ज़्यादा मोबाइल पर ऐसी गेम्स दिखाना जो गुस्से वाली हैं, एग्रेसिव हैं, वो सही नहीं है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखिए, अभी अगेन छोटे बच्चों के साथ ही नहीं, हम एडोलेसेंट्स के साथ और पेरेंट्स, फैमिली सबके साथ काम करते हैं, तो डिपार्टमेंट का काम इन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत जैसे देश में सिर्फ रिलीजन का एक्सपोजर और वो भी सिर्फ किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में होना ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी डाइवर्सिटीज परवेजिव, वो हर जगह दिखती है एंड बच्चे ओपन होते हैं। आई थिंक इवन इन दिस केस अगर हम रिलीजन की बात ना करें और असली मुद्दे पर आए तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सही। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि घर का जो वातावरण है वो भी कुछ इनिशियल साइंस को पहचाने कि मेरे बच्चे को गुस्सा जल्दी आ रहा है या रिपीटेडली आ रहा है और उसमें या तो वो किसी और को हार्म कर रही है या खुद को हार्म कर रही है। तो ये आइडेंटिफिकेशन एंड उसको अप्रोप्रिएटली चैनलाइज करना, क्योंकि जैसे भगवत गीता में भी कहा है कि क्रोध क्यों आता है, उसके पहले आपकी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है या आपको किसी तरह से क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट होता है और इट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स जिसकी वजह से इवेंचुअली बुद्धि भ्रष्ट होती है और आप गलत डिसीजन लेते हैं या गलत एक्शन लेते हैं। तो हमें जो इस तरह के इंसिडेंट्स दिखते हैं, वेदर दे आर ऑफ रिलीजियस नेचर और नॉट, उसके अंडरलाइंग फैक्टर्स बहुत ह्यूमेन फैक्टर्स हैं। ये हम सबको महसूस होते हैं, लेकिन हम सबको इस तरह से पाला जाता है
सोसाइटी में इस तरह से हमें रहने की सीख दी जाती है कि हाउ विल यू रेगुलेट योर वायलेंट इमोशंस, Right. या उसको किस तरह से, गुस्सा आना जैसे मैडम ने कहा जायज है, और कहीं कहीं गुस्सा आना भी चाहिए। क्यों हम वेट करते हैं कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो और उसके बाद हम उसको रिस्पॉन्ड करें? क्यों? और ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उस बात पे तो हमें गुस्सा नहीं आ रहा है, जबकि आना चाहिए। सिमिलरली घर में भी अगर कोई चीज रिपीटेडली हो रही है, बच्चे देख रहे हैं कि फादर गुस्से हो रहे हैं मदर पे, या तो ये ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स ये साइंस आइडेंटिफाई करें, टीचर्स के साथ काम करें कि घर में इस तरह की एक दो डिस्टर्बिंग चीजें हुई है, क्या यहाँ भी हो रहा है? कि नहीं? हु इज मोर वल्नरेबल टू बुलिंग? बुलिंग के लिए आप और मैं एज अ पेरेंट एंड एज अ टीचर क्या कर सकते हैं, एज अ स्कूल एंड एज अ फैमिली क्या कर सकते हैं? तो जब एक यंग लाइफ जाती है तो देश को नुकसान होता है, कम्युनिटी को नुकसान होता है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है यंग पीपल में वो बर्बाद होता है। तो इस पेटीनेस से ऊपर हमें आना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि एज अ सोसाइटी हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इसको। हम बात करते हैं हमें विकसित भारत चाहिए 2047 तक, तो किस तरह का भारत चाहिए आपको? ऐसा भारत चाहिए जो हर छोटी छोटी रिलीजियस आइडेंटिफिकेशंस पे झगड़ता रहे? तो हम ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जहां एंगर का एक्सप्रेशन को हम मौका देते हैं, या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां पे संयम हो, समझ हो, एम्पैथी हो, एक दूसरे के लिए सिस्टमैटिकली सामने सामने बैठकर, जैसे मैम ने कहा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तरीके हम सीखें। तो ये सब तो सिखाना पड़ेगा बचपन से। इसके लिए हमें भी उस तरह से एक्ट करना पड़ेगा एज एडल्ट्स, एज टीचर्स। आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स बोले जो बच्चों के साथ या बच्चों ने वायलेंटली किए। हम ऐसे भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में किस्से सुनते हैं जहां टीचर ने बहुत बुरी तरह से मारा, स्कूल ने जिम्मेदारी नहीं ली, पेरेंट्स वर निग्लेक्टफुल। तो इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, और हम एज अ सोसाइटी ये नहीं कह सकते कि ये इनका प्रॉब्लम है, ये हम सबका प्रॉब्लम है, हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो द मोमेंट यू मेक इट कि ये मुझे भी अफेक्ट करेगा, राइट। आज तुम्हारा बच्चा है, कल मेरा बच्चा बुली हो सकता है या वो बुली बन सकता है। तो एज अ पेरेंट मुझे ध्यान रखना चाहिए। दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, इनर अलाइनमेंट जब तक आप नहीं करेंगे। और दूसरी चीज मुझे कभी कभी बहुत डिस्टर्ब करती है कि हम बातें बहुत करते हैं, तो एक इंसिडेंट हो गया, उसके ऊपर चर्चा हो गई, धरने हो गए, ये हो गए, बट एक्चुअल एक्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ आई वॉश। तो अगर हम विकसित भारत चाहते हैं जो हेल्दी हो, तो हमें ये सब आई वॉश छोड़ना पड़ेगा। वी हैव टू कम डाउन टू एक्शन कि इसका अब हम क्या करें। तो एक पैची तरह का रिस्पॉन्स, टेम्पररी रिस्पॉन्स, सेंसेशनल रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यूके की फिल्म एडोलेसेंस आपने सबने शायद देखी होगी जी। तो वो तो विकसित देश है, पर अगर वहाँ के स्कूल सिस्टम का पतन इस तरह से हो रहा है, तो क्या हम उनकी इन चीजों को कॉपी करेंगे? क्योंकि वहाँ पे भी ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, टीचर के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, और टीचर का रोल भी मैं डिस्कस करना चाहूंगी। तो कि हम किस तरह से टीचर्स बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर आगे आपसे जुड़ेंगे मैम। और बिल्कुल बहुत सही मुद्दों पर मैम ने जो एक हाईलाइट किया है वो बहुत सही कहा है। निशिता मैम, आपसे जुड़ना चाहूँगी। जहाँ मैम ने कहा कि कई बार बच्चे खुद बुली करते हैं, जो बच्चे करते हैं, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं जो बुली हो रहा है उसको अपने ऊपर काम कैसे करना है, या उस पेरेंट को किस तरह से डील करना है, पर जो बुली कर रहा है उस पर बहुत कम चर्चा की जाती है। ऐसा बच्चा जब बुली करता है किसी को, स्कूल से कंप्लेन जाती है, किसी पेरेंट की कंप्लेन जाती है, और उस पेरेंट को जब स्कूल बुलाया जाता है, तब ये पेरेंट का कितना ज़रूरी है अपने बच्चे को बिठाना और बताना, या शायद अगर कुछ ऐसा इतना गलत काम किया है तो एक थप्पड़ भी लगाना,
मुझे लगता है कि उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी अगर इस पे काम करना हम करेंगे या इस पे जितनी जल्दी इसका सॉल्यूशन लाएंगे तो शायद वो बच्चा किसी और को कम नुकसान करेगा। ऐसे में क्यों ज़रूरी है ऐसे पेरेंट्स के साथ काम करना, इन पेरेंट्स को समझाना और इन बच्चों के साथ काम करना, ना कि उनकी गलतियों पर पर्दा डालकर अच्छा अगली बार मत करना, अगली बार किया तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और फिर एक्चुअली वो कभी कुछ किया नहीं जाता है, वो चीज़ें वैसे ही ढक दी जाती हैं और मटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनफैक्ट, बिकॉज बहुत पेरेंट्स होते हैं जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनका बच्चा ऐसा कभी कुछ कर सकता है। और उसका एक बेसलाइन रीज़न ये होता है कि उन्हें लगता है कि उनका बच्चा जो गलतियाँ कर रहा है वो उनकी गलती है, उनका बच्चा जो अचीव करता है वो उनके अचीवमेंट्स हैं। वो भूल जाते हैं कि बच्चे की अपनी एक आइडेंटिटी है और वो पेरेंट्स से जुड़ी हुई नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे वो अपने लाइक्स अपने डिसलाइक्स खुद चुनता जा रहा है। उसकी गलतियां भी उसी की हैं, उसकी अचीवमेंट्स भी उस बच्चे की ही हैं। और पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। देखिए बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, जैसे ही कोई प्रेग्नेंट होता है वो एक किताब ले आता है और फिर उसको रीड करने लगता है। कुछ लोग होते हैं जो पेरेंट टू पेरेंट सुनते हैं कि मेरे बच्चे के साथ ये बहुत अच्छे से वर्क किया, मैंने तो उसको बहुत प्यार किया, तो देखो वो मुझे सब कुछ आके सच बता देती है। और वो दूसरे पेरेंट को लगने लगता है कि अरे देखो इसके साथ ये नुस्खा वर्क किया तो मेरे साथ भी वो वर्क करेगा, मैं भी मेरे बच्चे को पैम्पर करूंगी। पेरेंट्स भूल जाते हैं कि एक बच्चे को रेज करने के पीछे कोई भी एक फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हम। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, और उसी तरह से हमें उनको बड़ा करना पड़ेगा, उसी तरह से हमें उनकी परवरिश करनी पड़ेगी। जहाँ पे स्ट्रिक्ट होना है, जहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस लगाने हैं वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। जहाँ पे हमें लग रहा है कि बच्चे ने कुछ गलत किया है हमें उसे कहना पड़ेगा, उसे कॉन्सिक्वेंस देना पड़ेगा। मैं डेफिनेटली कहूँगी कि हार्श पनिशमेंट्स कभी वर्क नहीं करते, ह्यूमिलिएशन वर्क नहीं करता, बच्चों के साथ सरकाज़म वर्क नहीं करता। बट देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निक्स जिससे बच्चों को बैठा के समझाया जा सकता है, उन्हें बताया जा सकता है कि व्हेन यू आर रॉन्ग ये होने वाला है और ये हो सकता है, तो तुम प्रिपेयर्ड रहो कुछ भी करने से पहले। और पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस लाने के लिए पेरेंट्स को ये समझाना कि जैसे कभी किसी डिश में शुगर ऐड होती है तो किसी डिश में हम लोग स्पाइस ऐड करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट डिश वी आर कुकिंग। वैसे ही बच्चे के साथ वील हैव टू कीप चेंजिंग द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। कभी उसको प्यार देना पड़ेगा, कभी उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस के साथ डील करना पड़ेगा, कभी उसके साथ हमें फर्म होना पड़ेगा। सो इट विल कीप चेंजिंग विद द चाइल्ड। योर चाइल्ड विल मेक मिस्टेक्स, वो गलतियां करेंगे, आप उनको अपनी गलती नहीं मानेंगे और आप ये समझेंगे कि वो बच्चा अपनी लाइफ खुद अपने डिसीजंस पे जी रहा है और उस हिसाब से उसके साथ डील करेंगे। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट, इफ़ यू योरसेल्फ, अगर पेरेंट को खुद दिक्कत हो रही है उसको कबूलने में कि उनके बच्चे से गलती हुई है और वो बच्चे को इसमें शय देते रहेंगे, तो बच्चा कभी चेंज नहीं होगा और हम वही उसी सोसाइटी को क्रिएट करते रहेंगे जहाँ पे बुलीज क्रिएट होते रहेंगे और विक्टिम्स बेचारे सहते रहेंगे। राइट, बहुत सही कहा आपने कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी मानना कि भाई हर इंसान में अच्छाइयाँ भी हैं और कमियाँ भी हैं, हर इंसान में होता है, बच्चे में भी हो सकता है। अगर आज बच्चे ने कुछ गलत किया है तो उस पे उसको समझाना ये सही नहीं है और क्यों सही नहीं है, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्सेप्टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे जब भी आप इसको मान लेते हैं और इसको समझ के चलने लगते हैं, ऑटोमेटिकली जब आप समझते हैं तो आप बच्चे को समझा सकते हैं और बच्चे को ये रियलाइज़ करवा सकते हैं कि ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो उसने किया है वो किसी बच्चे की मानसिक, शारीरिक, इमोशनल हर तरह से उसको अफेक्ट कर रहा है और कल उठ के शायद उसके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं अगर वो रोकी ना गई तब। रचना मैम, आपसे जुड़ना चाहूँगी, जो किस्से ये होते जा रहे हैं, जैसे हमने पहले भी बात की, जहाँ आपने ये भी कहा कि ये जो पूरा साइकिल है इसके अंदर एजुकेशन सिस्टम, पेरेंट, बच्चा खुद, टीचर्स, हर कोई बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके हिसाब से अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कि ये जो अभी क्योंकि हाल ही में हुआ है तो इसलिए मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि यहाँ कहा जाता है कि बच्चे के साथ जो इंसिडेंट हुआ वो स्कूल के प्रेमाइसिस में हुआ और बच्चा वहाँ ही तड़प रहा था और उसको किसी ने भी मदद नहीं की। ऐसे में जब ऐसी एजुकेशन सिस्टम, मतलब ऐसे रोल मॉडल्स, क्योंकि जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हम कहते हैं आपके टीचर्स आपके रोल मॉडल्स हैं, आप उससे इंस्पायर होते हैं।
ऐसा ये जो चीजें हुई वो वहाँ के उस स्कूल के हर एक बच्चे ने देखी होगी। कितना इम्पोर्टेंट है किसी एजुकेशन सिस्टम का ये समझना कि ये जो आप सोच किसी के दिमाग में डाल रहे हो वो कितनी सही है या कितनी गलत है, इस पे काम करना, इस पे सोचना और इसमें बदलाव लाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सिर्फ एजुकेशनल सिस्टम ही नहीं, हमारी फैमिली सिस्टम भी तो बहुत कॉम्पिटिटिव बन गई है। वेरी ट्रू। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए, हर चीज में फर्स्ट आए, तो हम पेरेंट्स जो फीस भरते हैं वो स्कूल पे भी प्रेशर डालते हैं कि आपका स्कूल अच्छा होना चाहिए, सबसे बेस्ट होना चाहिए, इसलिए मैं अपने बच्चे को यहाँ भेजती हूँ। तो ये एक कंपटीशन का जो माहौल बन गया है वो अपने आप में बहुत प्रेशराइजिंग है हर सिस्टम और हर इंडिविजुअल के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये भी है कि अगर कोई बच्चा जैसे फॉर एग्जांपल बुलिंग करता है या बुली होता है, तो कहीं ना कहीं अंडरलाइंग फैक्टर्स क्या हैं? हो सकता है बच्चे को किसी चीज का डर हो, कोई इनसिक्योरिटी हो, लॉट ऑफ थिंग्स दैट कंट्रीब्यूट टू बुलिंग और वायलेंट बिहेवियर और शाइनेस और एनीथिंग। तो वो कारण हम नहीं समझ रहे हैं, अस वर्सेस देम चल रहा है, हम फीस भरते हैं, ये स्कूल की जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। एज अ इवॉल्व्ड सोसाइटी, एज अ मैच्योर सोसाइटी, हम तो ये भी देखते हैं कि कोई जानवर अगर तड़प रहा है तो उसको हम इमीडिएटली कुछ मदद करें, उसको बचाएं। इस केस में भी अल्टीमेटली बच्चे को उसका क्लासमेट ही रिक्शा में डाल के ले गया या जो भी, आई डोंट नो द डिटेल्स, पर ऐसा कुछ एक ह्यूमन रिस्पॉन्स हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम इतना मतलब रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी सिचुएशन में अच्छा मैच्योर रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या है। जैसे अगर आग लग रही है तो आप सोचेंगे नहीं कि अब मैं क्या करूं, क्या सोचूं, यू विल गिव एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। तो अगर जान बचाना है तो भले वो कोई भी वहां हो, रिस्पॉन्स तो इमीडिएट होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई ये चर्चा का विषय नहीं है, इसमें द रिस्पॉन्स, द आंसर इज वेरी क्लियर। तो ये भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो मुझे रोकते हैं? जो कॉमन सेंसिकल बात है मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ फॉर माई ओन स्पीशीज, फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग जो वहां तड़प रहा है या जानवर है या जो भी है। तो ऐसा क्या है जो मुझे रोक रहा है? मैं इतना ज्यादा डिसेंसिटाइज कैसे हो गई? तो ये सोचने का मुद्दा है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि हर चीज में अगर आप एक इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो मैं क्या कंज्यूम कर रही हूँ, किस तरह का, मुझे हर चीज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हर चीज इमीडिएट चाहिए। अगर ये सब ही पैरामीटर्स रहे तो हम ये डिसेंसिटाइजेशन नेचुरल है। तो आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे बिकॉज इंसानों से बात नहीं कर पाते हैं, बिकॉज या अवेलेबल नहीं है पेरेंट्स, जैसे आपने कहा, या बच्चे की कोई पेरेंटिंग की भी एक हिस्ट्री होती है। करेक्ट। कि मैं क्यों अपने माँ बाप को अप्रोच नहीं कर पाती। तो बच्चे एआई का यूज कर रहे हैं, एडोलेसेंट्स आर एक्टिवली यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एडवाइस। अब इससे डेंजरस बात क्या हो सकती है? जैसा मशीन बोलेगा वैसा आप करोगे। बिल्कुल। तो वी आर रियली एट अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर कि हमें अब इंसानियत को आगे किस तरह से बढ़ाना है वो हमारे ऊपर है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि किसी सिस्टम में ये नहीं हुआ, हम सब उस सिस्टम के पार्ट्स हैं। अगर हम इंडिविजुअली एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ स्कूल मैनेजमेंट, एज अ पॉलिसी मेकर, एज द जस्टिस सिस्टम, अगर हम इसको एक हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हमें इसको पैची रिस्पॉन्स करके कि अच्छा अब बिगड़ गया अब कुछ करो, इससे पहले इसको प्रिवेंट करने के लिए जो कुछ करना चाहिए, आई थिंक वी कैन नॉट वेट फॉर अनदर इंसिडेंट। बिकॉज इसमें 2 जिंदगियां, 2 फैमिलीज, 2 इंस्टीट्यूशंस, सब पे धब्बा लगा है। बिल्कुल। जो बच्चा अब जुवेनाइल है, क्राइम में इन्वॉल्व है, जिसकी जान गई, दोनों फैमिलीज, स्कूल को इतना सब कुछ करना पड़ा, पेरेंट्स ने एजिटेशंस किए, जस्टिस पे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि आजकल हमारे एडोलेसेंट्स ये भी तो देख रहे हैं ना कि यही करने से मुझे
जवाब मिलेगा। कोई अनफेयरनेस हुई है फॉर एग्जाम्पल, राइट। सिस्टम मुझे फेयर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, माई एडल्ट्स आर नॉट गिविंग मी अटेंशन, माई एडल्ट्स आर नॉट गिविंग मी अ फेयर रिस्पॉन्स, तो मुझे अब कुछ इमीडिएटली खुद करना पड़ेगा, तभी मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये एक नी-जर्क जैसा रिएक्शन भी हो सकता है। तो बहुत बहुत चिंतन करने की ज़रूरत है एज अ एक समाज, एज सोशल साइंटिस्ट, टीचर्स। तो अभी अगर नहीं करेंगे तो आगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही, वो आपको सारे सॉल्यूशंस दे देगा। तो ये ऑलमोस्ट डरावनी बात है। बहुत ज़्यादा डरावनी है। और जब हम हमारी आने वाली पीढ़ी को इसमें ढलता हुआ देख रहे हैं तो आई थिंक हर एक इंसान के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए ये एक रेड फ्लैग है। मैं कहूँगी कि समझना ज़रूरी है कि अगर अब नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे। और आज किसी का बच्चा है, कल मेरा घर का बच्चा भी हो सकता है, ये जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निशिता मैम, आपसे जुड़ूंगी। और जब ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं किसी भी स्कूल में या कॉलेजेस में, तो एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किस तरह का आपको रोल प्ले करना चाहिए, ताकि अब ये जो हुआ है वो तो बहुत शाबी है, मतलब इतना ख़राब हो गया है, स्कूल को भी उतना ही नुकसान हुआ है, पेरेंट्स धरने पर बैठ गए हैं, तोड़ा फोड़ी, मतलब हर तरह का अब्यूज़, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो अपने वर्बल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और बच्चे सब कुछ देख रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो ऐसे इंसिडेंट के बाद नहीं, बहुत पहले ही स्कूल में लागू हो जाने चाहिए। जैसे इट शुड स्टार्ट, हमें शुरुआत करनी है एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अपॉइंट करके, एक क्वालिफाइड काउंसलर को अपॉइंट करके। बहुत सारे स्कूल्स सिर्फ फॉर द नेम सेक वो एक टीचर को अपॉइंट कर देते हैं जिसको काउंसलर का नाम दे दिया जाता है, एंड इसलिए वो बच्चों को हेल्प नहीं पहुंचा पाते। सो वी स्टार्ट विथ अपॉइंटिंग अ क्वालिफाइड काउंसलर। उसके बाद वो काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर स्टेक होल्डर को स्कूल के, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्कूल का स्टाफ हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, ऑल द एज ग्रुप्स एंड एवरी टीचर इन द स्कूल इज मेड अवेयर। हर टीचर, हर स्टूडेंट, हर पेरेंट को ये बताया जाए कि वो अपने बच्चों से डिफरेंट एज लेवल्स पे, डिफरेंट स्टेजेस उनकी लाइफ के कैसे डील कर सकते हैं, उनको प्रिपेयर किया जाए अडोलेसेंट नॉलेज के साथ, द चेंजेस दैट कम विद अडोलेसेंस। एंड बहुत इम्पॉर्टेंटली टीचर्स को ये एम्फेसाइज करके समझाया जाए कि कभी भी दो बच्चों की जो छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको इग्नोर ना करें, उसे अथॉरिटीज के पास लेकर जाए, उन्हें बताएं कि क्या हो रहा है, या अपने लेवल पे उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है कि एक बच्चे का बिहेवियर इज वेरी इनअप्रोप्रिएट या आउट ऑफ कैरेक्टर बच्चे का बिहेवियर है, एक्सट्रीम गुस्सा दिख रहा है, एक्सट्रीम अग्रेशन दिख रहा है, तो उसे बिल्कुल रिपोर्ट करें ऐसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को जो इस चीज से डील करने में हेल्प कर सकता है। तो हम उसे एस्केलेट करें ही ना, उसे बहुत ही छोटे लेवल पे ही हम अपने हिसाब से उसको सॉल्व करें। और इसको हर, इट इज नॉट अबाउट जस्ट एक सेशन, इट इज अबाउट हम बच्चों से बात करते रहे, पेरेंट्स से बात करते रहे, पर इसमें सबका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। पेरेंट्स का भी कॉपरेशन जरूरी है, बच्चों का भी कॉपरेशन जरूरी है, एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो स्कूल को प्ले करना चाहिए। बहुत सही कहा आपने। और मैं यहाँ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जब स्कूल में बच्चों की तादाद 1500 या 2000 है तो शायद एक काउंसलर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसमें जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उनकी एक टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2000 अगर बच्चे आप गिने भी तो शायद काउंसलर किसी हर बच्चे को समय दे सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आई थिंक एक टीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह का माहौल अब है उसमें तो और भी ज़्यादा ज़रूरत बनती है। और मुझे लगता है जहाँ अभिभावक अपने बच्चों को समय नहीं दे सकते, बच्चा ढूंढता है कि वो किससे अपने मन की बात करे, और शायद स्कूल में आके वही काउंसलर या वही साइकोलॉजिस्ट जब बच्चे को लगते हैं कि अप्रोचेबल हैं, तो डेफिनेटली बच्चा वहाँ जाके खुलकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अवेलेबल होने चाहिए, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी जी, कि जैसे हमने ये इंसिडेंट भी देखा, तो हमें हमेशा ये माइंड में रखना होगा कि हमें इन एज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वी विल हैव टू, हमें बच्चे के इंटरेस्ट में काम करना है, हमें खुद का फायदा, खुद का नुकसान नहीं सोचना, स्पेशली ऐसी सिचुएशंस में जहाँ बच्चे की लाइफ खतरे में है। हर एक को जो भी स्कूल सेटअप से एसोसिएटेड है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड है, we will have to keep the interest of the child in the center and work towards that.
अपना पर्सनल इंटरेस्ट हैज टू टेक अ बैक सीट। राइट, बहुत सही कहा आपने कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी कदम उठाने हैं वो उठाने चाहिए। रचना मैम, आपसे जुड़ना चाहूँगी एक आखिरी प्रश्नों को लेकर। हम जानते हैं कि आजकल काफ़ी सारी स्कूल्स, में नाम नहीं देना चाहूँगी उनका, जहाँ बच्चे बैग में ऐसी सब चीज़ें कैरी करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो एक्चुअली अप्रोप्रिएट नहीं है, चाहे फिर वो ई सिगरेट्स हो, वेप करते हैं बच्चे, और कई बार मतलब ऐसी चीज़ें जो अच्छी नहीं हैं उनकी सेहत के लिए, जैसे ब्लेड्स हैं या छोटे नाइफ्स हैं, वो सब भी आता है। कितना ज़रूरी है किसी भी एजुकेशन सिस्टम का ये समझना कि अगर ऐसी चीज़ें बच्चों की स्कूल बैग्स में से या कहीं से टिफ़िन में से, अगर पेंसिल बॉक्स में से मिलती हैं, तो बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट का ध्यान उस पर बताना, लेकर आना और उसके ऊपर रेगुलर फॉलो अप करना, ताकि ये बच्चा आज नहीं तो कल कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचाए। बिल्कुल, देखिए हमारी एक टेंडेंसी है कि अगर एक ऐसा इंसिडेंट हो गया तब हमें ध्यान आता है कि अरे इसके पास तो ये चीज़ थी। तो एक रेगुलर कंपास बॉक्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पॉइंटेड होती हैं, तो आज तक तो दे वर नॉट डेंजरस, सडनली वो डेंजरस कैसे हो गई? क्योंकि आपका आपा छूट गया, देयर वाज अ लैक ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। तो हमारा सिस्टमिक रिस्पॉन्स क्या होता है? बंद कर दो, ये मत लाओ, वो मत लाओ। तो हम सिम्टम को देख रहे हैं। उसका कारण यह है कि चीजें जो भी हो, आसपास तो बहुत सी ऐसी हार्मफुल चीजें अवेलेबल रहेंगी, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन कहाँ तक है? तो इसमें कभी कभी नुकसान भी हो जाता है कि अच्छा पहले ये प्रोट्रैक्टर्स या राउंडर्स या कंपासेस हम लाते थे, अब ये बंद कर दिया जाए। जैसे पिकनिक पे गए, कोई हादसा हो गया, पिकनिक बंद कर दो। तो ये एक मैच्योर और एक सस्टेनेबल रिस्पॉन्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि जैसे अमेरिकन स्कूल्स में तो गन्स कितनी आए दिन हम सुनते हैं, शूटिंग हो गया, तो ये तो इट्स अ फायर आर्म, ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और दूसरा ये भी है कि अनलेस एंड अनटिल हम सेल्फ रेगुलेशन को समझ के उसको एक्चुअली कल्टिवेट नहीं करेंगे, एनीथिंग कैन बिकम अ वेपन। आप मारपीट भी तो कर सकते हैं, दैट कैन आल्सो बी फेटल। बिल्कुल। तो इट्स नॉट अबाउट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ वायलेंस, इट इज द कोर रीजन व्हाई सच अ रिस्पॉन्स इज हैपनिंग। तो उसके लिए टीचर, काउंसलर, जैसे मैम ने बहुत अच्छे से बोला कि जरूरत है उसकी। अच्छा, आजकल हम टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब कुछ करें। दिस इज वेरी वेरी इंटेंस इमोशनल केयर वर्क, कि आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, हर बच्चे का इमोशनल स्टेट, वो क्या सोच रहा है, ये एक टीचर का काम नहीं है। और टीचरों को अगर ये काम, बिकॉज दे आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दे आर ऑल्सो केपेबल, वो आए दिन बच्चों से मिलते जुलते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें टीचरों को उतना समय भी देना चाहिए, उतना अथॉरिटी भी देना चाहिए कि पेरेंट को बात कर सके कि ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। राइट। आप ध्यान दीजिए, आज हम देखते हैं हमारी पूरी सिस्टम में हमारा टीचर इज द वीकेस्ट, और ये वी हैव टू, टीचर को तो एम्पावर करना है। कोई टीचर परफेक्ट नहीं होता, जैसे कोई पेरेंट परफेक्ट नहीं होता, कोई पॉलिटिशियन परफेक्ट नहीं होता, कोई एवरीबडी इज वर्किंग टूवर्ड्स बेटरमेंट एंड सेल्फ रिफाइनमेंट, बट हमने एज अ सिस्टम टीचर को वीकेस्ट बनाया है। तो अगर कुछ क्लास में गड़बड़ हो रही है, शी विल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो हमने उनको कितना एम्पावर किया है, उनको किन कामों में बिजी रखा है। वेरी ट्रू, बहुत सही कहा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो ऐसा होगा कि क्लास में आए दिन ये बुलिंग के किस्से आएंगे, पर वो टीचर कहीं हिम्मत नहीं है कि वो जाके अथॉरिटीज को बोले। राइट। अथॉरिटीज बोलने के लिए भी तो टीचर एम्पावर्ड होनी चाहिए, पेरेंट्स को बोलने के लिए भी। और कई बार टीचर अवेलेबल ही नहीं है, वो भी है, क्योंकि कई बार जो खुद की क्लास टीचर्स होती हैं, क्योंकि स्कूल में ये कंपटीशन, ये इवेंट, ये कंपटीशन, ये रूम, फलाना ढिमकाना, जब इतना सब चल रहा है, तो टीचर को कई बार अपने क्लास में आने का भी समय नहीं मिलता है। और जो एक इंटरेक्शन उसका, उसके बच्चों का जो होता है, वो जो कनेक्शन जो है, शायद उसका भी समय नहीं है। तो बहुत सही आपने कहा कि वो उसे एम्पावर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उतनी लिबर्टी देना कि जो सही डिसीजन जितना वो ले सकती है, आई थिंक वो उसको देना बहुत ज्यादा जरूरी है।
मैम आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। आप जो स्क्रीन के उस तरफ हमें देख रहे हैं, आई एम श्योर ये जो कन्वर्सेशन है उसको आप यहाँ तक सीमित नहीं रखेंगे, इसे आप लोगों तक और पहचानेंगे, इसको शेयर करेंगे, समझेंगे। और जहां आपको लगता है कि बच्चे हैं वहां तो प्लीज 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 भेजिए, क्योंकि इस पर बच्चे फॉर एग्जाम्पल नहीं भी हैं तो एज अ समाज हमको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये किस्सा जो भी हुआ और आगे जो पास्ट में हो चुके हैं सभी ही बहुत दर्दनाक थे उस फैमिली के लिए, उस कम्युनिटी के लिए और जिनके साथ बने उनके लिए। ये हमें अगर रोकना है तो जैसे मैम ने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट काम हमें करना है, अपने बच्चों के साथ बैठकर जो सेल्फ रेगुलेशन की चीज़ें हैं खुद के लिए भी वो समय निकालना है। हमें अपने आप के साथ समय बिताना है ताकि अंदर जो चल रहा है उससे हम भी समझ सकें और शायद तभी हम अपने बच्चों को भी समझ पाएंगे। रचना मैम, जाते जाते आपसे एक ज़रूर मैसेज लेना चाहूँगी मेरी ऑडियंस के लिए, क्या कहेंगे आप उनके लिए? VNM को थैंक यू कहना चाहूँगी ये मौका देने के लिए, इतनी इम्पॉर्टेंट बात करने के लिए। आई थिंक सबसे पहले हमें मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि आज लाइफ की पेस बहुत बढ़ गई है, बहुत स्पीड बढ़ गई है, बट स्पीड डजंट मीन कि आप जो बेसिक वैल्यूज़ हैं कि मैं किसी को मार तो सकती हूँ पर क्या मुझे मारना चाहिए, ये सवाल जब तक हम अंदर अपने आप से रिजॉल्व नहीं करेंगे कि क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों मुझे किसी और को हार्म करने की इच्छा हो रही है, तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कलेक्टिवली भी और इंडिविजुअली भी। क्योंकि समाज किससे बनता है? इंडिविजुअल से बनता है, इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल से बनते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत पर्सन सेंट्रिक बन गए हैं, सिस्टम सेंट्रिक नहीं है। तो कहीं ना कहीं इवन एज अ फैमिली, एज अ पेरेंट, ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि मेरी वजह से सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और सिस्टम की इफ़ेक्ट्स मैं कितना अंदर ले रही हूँ और इन्फ्लुएंस हो रही हूँ, और कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। निशिता मैम, आपसे पूछना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? ये मॉल कल्चर जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करने लगा है, सब चीज़ें एक ही रूफ के नीचे मिल जाती हैं, सोशल मीडिया का इतना इजी एक्सेस है सबके पास, और पेरेंट्स की लैक ऑफ मॉनिटरिंग ड्यू टू सो मेनी रीजंस, मे बी दे आर बिजी, दे आर वर्किंग, इन सब के चलते एक चीज़ जो हम बच्चे के साथ नहीं कर पा रहे हैं वो ये है कि हम उसको डिले इन ग्रेटिफिकेशन नहीं सिखा पा रहे, बिकॉज हम सब बिजी हैं, उसकी नीड्स इतनी हाई हैं और वो इतने डिमांडिंग हो चुके हैं आजकल के बच्चे कि उनको सब चीज़ें जब वो मांगते हैं तब चाहिए और वो नो नहीं सुन सकते, वो ना नहीं सुन सकते, तो पेरेंट्स भी कभी गिव अप करके उन्हें दे देते हैं। तो एज एन अडल्ट, और हर अडल्ट जो बच्चे के आसपास है, चाहे वो दादा दादी हो, नाना नानी हो, उनके अंकल्स आंट्स हो, सब अडल्ट जो बच्चों के आसपास है उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है, उनका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन सिखाया जाए, उन्हें समझाया जाए कि हर चीज़ उनको उनके मुताबिक नहीं मिल सकती है, उन्हें उसका वेट करना पड़ेगा। ये जब बच्चों को समझाया जाएगा तो उनके अंदर सबसे पहले वैल्यू डेवलप होगी उन चीज़ों की, जिन चीज़ों को वो जिन चीज़ों से उनको इतना लगाव है, जिन चीज़ों के पीछे वो भाग रहे हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा एक सेल्फ कंट्रोल का डेवलपमेंट, जिसकी आज बच्चों को बहुत ज़रूरत है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंस, जो हमारे बच्चे और हम अडल्ट भी कभी कभी खो देते हैं, जो हमारे अंदर नहीं दिखता आजकल। सो आई थिंक दिस इज व्हाट माय मैसेज टू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू रचना मैम, थैंक यू निशिता मैम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोनों को ही आपने सुना है, बहुत ही सही बातें बताई हैं और सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनना है, प्लीज़ इस पे गौर फरमाइएगा, इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे मैम ने कहा कि कुछ होने से पहले प्रिवेंशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस प्रिवेंशन पे अगर आप काम करेंगे तो शायद ऐसा किस्सा हमारे आसपास या हमारे घर में नहीं बनेगा। और हम यही इच्छा करते हैं कि ये किसी के घर में भी ऐसा किस्सा ना बने, लेकिन उस पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज आपने इसको सिर्फ टीवी में देख लिया या इंस्टाग्राम की रील में देख के उसको जस्ट जाने दिया, ओहो क्योंकि किसी के साथ हुआ, ओह मुझे दुख हुआ, बट उसके ऊपर सोचना अगर आपने नहीं सोचा, क्योंकि आपके घर में भी बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के पास फ़ोन्स हैं, बच्चों के पास जैसे मैम ने कहा चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर पेरेंट अवेलेबल नहीं है तो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है हर तरीके से उनके लिए, और वो जो बताएंगे वो शायद सही ना भी हो, इसका भी बहुत बड़ा डर है मुझे लगता है। एज अ कम्युनिटी हम सभी को होना चाहिए। तो जहाँ तक हो सके हम अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय निकालिए और इस पर बात कीजिए, क्योंकि तकलीफ़ें हर जगह पर हैं। हर इंसान दिखता खुश है पर अंदर क्या हो रहा है शायद हम नहीं जानते हैं। तो वो अंदर जो हो रहा है ना, उसे टटोलना और उस पर गौर फरमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमेशा अपने घर में सेफ रहें, सिक्योर रहें, आपके बच्चे खुश रहें, बस हमारी यही आशा है। लेकिन उनके मानसिक स्वास्थ्य को सबसे अच्छा और पॉजिटिव रखना भी हमारा उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए मिलकर उस पर काम करते हैं। हर बच्चा अपना बच्चा है, ये समझकर ये सारे विषय जो हैं इन पे हम काम करें, और किसी को भी तकलीफ़ है तो उसके लिए हाथ बढ़ाएं और उसके साथ खड़े रहें। ये नहीं कि ये हमारा किस्सा नहीं है इसलिए इसमें पैर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा करते हुए आपके बच्चे आपको देख रहे हैं और यही से सीखते हैं कि भाई क्या ज़रूरत है, कोई गिर गया तो फ़ोटो खींच लो, रील बना लो, पोस्ट कर दो, लाइक्स देख लो कितने आ रहे हैं, पर उस समय उस इंसान को आपकी मदद की ज़रूरत है, हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, शायद वो हम कहीं नहीं कर पाते हैं। तो उस पर गौर फरमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हफ्ते आप जुड़ते हैं उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। लेकिन इस वीडियो को इन पर्टिकुलरली प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें बचपन और बुनियाद को, ताकि आगे जितने भी एपिसोड्स और टॉपिक्स हम लेकर आते हैं आप उनसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।